हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पे आ गए हैं। यूज ऑफ पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी। पीएनसी एक अलग टॉपिक होता है, प्रोबेबिलिटी एक अलग टॉपिक होता है। अब पीएनसी में भी हम, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ वेज निकालते थे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पीएनसी का यूज जब प्रोबेबिलिटी में करेंगे ना, तो सारे प्रॉब्लम्स पीएनसी के ही हम करेंगे वाले हैं, लेकिन एक स्टेप आगे चले जाएंगे। एक स्टेप आगे चले जाएंगे मतलब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर लेंगे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू द गिवन इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू द सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन वहाँ यूज़ करना है, बस ये स्टेप पीएनसी से आगे जानी है। अदरवाइज जो भी पीएनसी में आपने प्रॉब्लम्स किए थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स में। ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम्स यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। दैट्स द पॉइंट ओनली, दिस इज द ओनली पॉइंट, और कुछ नहीं है। अब आते पीएनसी का थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर। पीएनसी में आपने देखा होगा दो वर्ड्स हैं, ई एंड सी। तो ये होता है परमुटेशंस के लिए, और ये होता है कॉम्बिनेशन के लिए। एक परमुटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसका मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक तो हो गया अरेंजमेंट और दूसरा हो गया सिलेक्शन। उसके बाद में इसको हम जो देते हैं ना, वो एनपीआर से देते हैं, एनपीआर। और इसको हम देते हैं एनसीआर से। इसको बोलते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। Selection of all objects from n distinct objects represented by NCR। और ये होता है NPR, अरेंजमेंट ऑफ all objects from n distinct objects। ठीक है, तो NCR सिलेक्शन ऑफ all objects from n distinct objects, NPR अरेंजमेंट ऑफ all objects from n distinct objects। ऑफ कोर्स जो R है वो n से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। R कैन बी लेस देन इक्वल टू n, ओके, कैन बी 0 एज वेल। फाइन, इसका जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये इनके फॉर्मूलेज है। तो पीएनसी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, एक अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स रहेंगे और एक सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम दो वेराइटीज में प्रॉब्लम देखेंगे। दो वेराइटी में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिलेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। तो हम इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे। एक तो प्रोबेबिलिटी के वो सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, और दूसरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा साहब, इसके बाद यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है पीएनसी में, वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये दो रूल होते हैं। अब ये दोनों रूल को कैसे यूज करना है, यही फंडामेंटल है। अगर इन दोनों रूल को आपने प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया तो पीएनसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये फंडामेंटल होता है पीएनसी का, तो आपको शायद मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम्स करते टाइम मैं बता दूंगा आपको और सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो जो वर्ड्स होते हैं हमेशा वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ होगा, और एडिशन रूल
कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ होगा, ये दोनों को हम देख लेंगे। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर। और प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे सिलेक्शन बेस्ड, और लेवल भी बढ़ते जाएगा। हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये लेक्चर्स बनेंगे। इस प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। यहाँ क्या बोलता है, अमॉन्ग 15 प्लेयर्स 8 आर बैट्समैन, 7 आर बॉलर्स, टोटल 15 मेंबर्स है टीम में। ठीक है, और हम सब जानते हैं 11 मेंबर्स की टीम बनती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम इज चोजन, टीम में 11 मेंबर चाहिए, तो 15 में से 11 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो एन ऑफ एस तो हो गया 15 में से सिलेक्ट करना है 11, ये हो गया एन ऑफ एस, करेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं एन ऑफ ई में। अब एन ऑफ ई देखते हैं। ई मतलब अब मुझे इन 11 में 6 बैट्समैन चाहिए और 5 बॉलर्स चाहिए। 6 बैट्समैन में से सिलेक्ट होंगे, और बैट्समैन है 8, तो 8 में से हमने 6 बैट्समैन को सिलेक्ट कर लिया, और 5 बॉलर्स चूज करना है 7 बॉलर में से, तो 7 में से 5 बॉलर चूज हो गए। अब रही बात प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, क्या ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे या प्लस होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन या प्लस। अब आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, सिर्फ बैट्समैन चूज करने से आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता। वर्क मेन है आपका 11 मेंबर की टीम बनाना। तो बैट्समैन तो 6 ही हुए, 11 कहाँ सिलेक्ट हुए, मतलब अभी काम अधूरा है। या फिर 5 बॉलर चूज किए तब भी ये 11 मेंबर चूज नहीं होते। बैट्समैन 6 और 5 बॉलर्स दोनों को जब हम सिलेक्ट करेंगे तभी जाके हमारा वर्क कंप्लीट होगा। और जब ऐसा होता है ना कि ये वर्क और ये वर्क दोनों नेसेसरी है एक कंप्लीट वर्क को करने के लिए, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, अगर इसके आने से भी ये वर्क कंप्लीट होता था 11 मेंबर का, या इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता था, तब तो हम उसको ऐड करते थे, वो एडिशन रूल है। करेक्ट, ठीक है सर। अब आ गया प्रोबेबिलिटी, अभी कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 8C6 इंटू 7C5 डिवाइडेड बाई 15C11, आंसर, ये आंसर। अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लो, या आंसर इस ऐसे भी रख सकते हो। ऑप्शन में अगर कैलकुलेट करके पूछे तो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 8C6 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 में से 6 गए तो करेक्ट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। 8 इंटू 7/2, 4 इंटू 7, 28। इसको ऐसे ही रखो, कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि अभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन में ये इजी जाएगा। तो 4 इंटू 7 8C6 हो गया। अब आते 7C5, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 अपॉन 2, 7 इंटू 3, ये हो गया 7 इंटू 3। ठीक है, फाइन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 7 इंटू 3। ठीक है, अब आते हैं 15C11। 15C11 होगा 15 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 11 फैक्टोरियल कट गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 कट गया, 2 से ये 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 13, करेक्ट है। और अब फाइनली यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 13, 7 कट गया जैसे मैंने बोला था, 3 से ये 5 बार कटेगा, बस हो गया। तो 7 इंटू 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 28, और यहाँ 5 इंटू 13, 28/65, ये आंसर होगा।
ठीक है, 28/65। आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। आई थिंक दैट कैलकुलेशन इज परफेक्ट. You can also make the calculation at your own level and you can check it. So this is the first problem. Please note it. और अब हम सेकेंड प्रॉब्लम में आते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड वन. प्लीज note it. A bag contains 8 red and 5 white balls. तो टोटल 13 balls. करेक्ट है. एंड 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. एक साथ हम 3 balls निकाल रहे हैं, तो एन ऑफ एस हो गया. 13 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया. 13C3 विच यू कैन कैलकुलेट एज 13 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 13 इंटू 12 इंटू 11. 10 फैक्टोरियल कट जाएगा. 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 से ये 2 बार कट जाएगा. 13 इंटू 2 इंटू 11. इतना रहने दीजिए आप, आगे कैलकुलेट मत करिए क्योंकि कैंसिलेशन में काम आता है, इसीलिए इसको आगे कैलकुलेट ना करें. अब आते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड 2 balls आर वाइट. 1 ball इज रेड एंड 2 balls आर वाइट. तो एन ऑफ ई में आते हैं. एन ऑफ ई 1 ball 8 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा और 2 balls आर वाइट, मतलब 5 में से 2 balls सिलेक्ट करना पड़ेगा. 3 ball सिलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा. तो ये मेरा फेवरेबल केसेस हो गए. और अब फिर से क्लासिकल डेफिनेशन लगा देना है प्रोबेबिलिटी की, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 8C1 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाई 13C3. 8C1 तो कैलकुलेट किया जा सकता है डायरेक्टली, 8 आता है. और 5C2 को भी कैलकुलेट डायरेक्टली किया जाता है. मैं बताऊँ आपको, ऐसे करो सीधा 2. अगर 2 है ना नीचे में, तो इधर के ये 2 फैक्टर्स लिख दो. 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. तो ये 10 हो जाएगा. तो ये हो गया 10 और डेफिनेटली ये 13 इंटू 2 इंटू 11. अब ये फिर से 2 से ये 5 बार कट जाएगा. तो ये 8 बजे 40 और ये 40/143 इसका आंसर होगा. तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी. प्लीज नोट इट. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं. सीधा पॉज किया और फिर नोट किया, है ना. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको चेक करते हैं. 4 persons are selected at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. Total 4 plus 2 plus 3. 4 plus 2 6, 6 plus 3 9. 9 में से 4 सिलेक्ट करना है, तो एन ऑफ एस तो हो गया 9C4. ठीक है, फाइन कैलकुलेट कर सकते हैं. 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 में से ओके 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 9 माइनस 4 किया तो 5 फैक्टोरियल आ गया. दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 4 इंटू 3 इंटू 2. तो यहाँ से ये 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया. 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया. तो 9 इंटू 7 इंटू 2 ये हो गया. ये तो बन गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक है, इसके बाद में आते हैं फेवरेबल केसेस में. एन ऑफ ई. अब एन ऑफ ई देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन. तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस आर हाउ मच? 4. सो 4 इंटू C2. ये तो ये हो गया. अब आपको 4 पर्सन सिलेक्ट करना है. तो 4 पर्सन में से एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, मतलब 2 तो चिल्ड्रन हो गया है. अब रिमेनिंग 2 कुछ भी हो जाए. रिमेनिंग 2 कैन बी मेन और रिमेनिंग 2 कैन बी वुमन और रिमेनिंग 2 कैन बी 1 मैन
और 1 वुमेन, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई एम ओनली कंसर्न विथ दिस selection, that is there must be exactly 2 children. Okay, the remaining 2 may be both men, both women, or 1 man and 1 woman. There is no problem with that, right? So we have to now select with this 3 men plus 2 women, total 5. ये 5 करना पड़ेगा और यहाँ से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये करेक्ट बनेगा. फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 4C2 जैसे मैंने बताया था 4 × 3/2 हो जाएगा. 5C2 5 × 4/2 हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ये 2 4 और ये 2 ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5. इसको ऐसे ही रहने दीजिए. और अब प्रोबेबिलिटी में रहते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ कैलकुलेट कर लेते. ये हो जाएगा 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 9 × 7 × 2. करेक्ट है. 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ये 10 आ गया, और 7 × 3 21. 10/21 आंसर आएगा. तो यहाँ जो इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान देना था, जहाँ पे कॉमन एरर होंगे, वो ये था 5C2. ठीक है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन आ गए 4C2 में से. अब जो रिमेनिंग 2 है, चूंकि सिलेक्शन 4 का है, तो रिमेनिंग 2 कहाँ से आएंगे, वो मेन प्लस वुमेन से आएंगे, और मेन प्लस वुमेन कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं. तो वहाँ से 2 सिलेक्ट करना है. नोट इट. इसको देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स. 9 बॉल्स है. 9 balls of which 3 are red, 4 are blue, 2 are green. ठीक है. And 3 balls are drawn at random without replacement. 3 balls are drawn at random. 3 balls एक साथ निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 9C3 होंगे. 9 balls, तो N of S आ गया 9C3. ठीक है, क्योंकि एक साथ निकाल रहे हैं. 3 balls are drawn at random, total number of ways will be 9C3. तो 9 factorial आपको 6 factorial 3 factorial 9 × 8 × 7 6 factorial कैंसिल हो गया. 3 × 2 3 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया. 3 × 4 × 7. इसको कैलकुलेट मत करिए, अभी वैसे ही रहने दीजिए. अब आते हैं N of E में. Now from the urn, okay, 3 balls are drawn at random without replacement from the urn. The probability that 3 balls have different color. तीनों बॉल अलग अलग कलर के होना चाहिए. मतलब एक आया होगा रेड, तो रेड तो 3 में से आया होगा. 3C1 वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है. फिर 4 ब्लू, 4 में से एक आया होगा ब्लू, और फिर 2 आर ग्रीन, 2 में से एक रेड आया, अपना ग्रीन आया होगा. तो 3 रेड में से एक रेड, 4 ब्लू में से एक ब्लू, और 2 ग्रीन बॉल में से 1 ग्रीन बॉल आया होगा. और ये तीनों को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तभी वर्क कंप्लीट होगा. और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 × 4 × 2 हो जाता है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी निकल गई. 3 × 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 4 × 7 कैंसल आउट कर दीजिए. 2/7 इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है ना, आसान है. चलो एक लास्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा केयर करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ केयर करना है. अ पर्सन ड्रॉज आवर 2 balls सक्सेसिवली. अब एक वर्ड सक्सेसिवली है. सक्सेसिवली है, इसका मीनिंग ये हो गया कि वो 1/1 ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, सक्सेसिवली. इसको अंडरलाइन करिए. फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड वाइट बॉल्स. टोटल 10 बॉल्स हो गए. तो N of S देखना. इस बार N of S 10C2 नहीं होगा. 10C2 नहीं होगा बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द बॉल सक्सेसिवली, 1 after 1. वी आर नॉट एट ऑल ड्रॉइंग द बॉल रैंडमली. 2 बॉल एक साथ नहीं निकाल रहे, एक के बाद एक निकाल रहे, तो उसको हम सक्सेसिवली बोलते हैं. तो अब इसको कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज में. तो पहले 10 में से 1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10C1, और फिर 9 में से 1 निकालेंगे. एक बॉल निकाल चुके हैं 10 में से, तो अब रिमेनिंग 9 फिर से 1 निकालेंगे,
और दोनों को मल्टीप्लेट करेंगे तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा। तो 10C1 इंटू 9C1 ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा साहब, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब ये दूसरा वर्ड यूज अंडरलाइन करिए, एटलीस्ट। तो ये प्रॉब्लम अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स किए उससे कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच वाला प्रॉब्लम्स है। एक तो सक्सेसिव ड्रॉ वाला प्रॉब्लम हो गया, इसके पहले हम रैंडमली एक साथ बॉल्स को ड्रॉ कर रहे थे और अब हम सक्सेसिवली ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 1 डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। और दूसरा हमने यहाँ पे जो निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम। जैसे मैंने बोला था, बहुत बिगिनिंग से बताते जा रहा हूँ मैं कि एटलीस्ट और एटमोस्ट ये वर्ड्स के प्रॉब्लम्स हमेशा IIT JEE में पूछे जाते हैं और इनके ऊपर आपको हमेशा कंसंट्रेट करना है। ये बाकी प्रॉब्लम के कंपेरेटिवली डिफिकल्ट माने जाते हैं और इसीलिए ये बोर्ड करिकुलम में उतने लेवल पे डिस्कस नहीं किए जाते। होते जरूर है लेकिन एक आध प्रॉब्लम हो जाता है और वो भी कभी डिस्कस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जाने देते हैं। बोर्ड में तो उसमें एटलीस्ट में क्वेश्चन आते नहीं है, करिकुलम में होते लेकिन आते नहीं, ये खास बात है। तो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेड। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेड, ठीक है। अब इसको कैसे निकालें? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को करने के लिए जो इवेंट ई लेना पड़ेगा ना, ई को हम नॉन रेड बॉल निकाल लेते हैं। इवेंट दैट बॉल्स ड्रॉन आर नॉन रेड, ठीक है। ये हो गया नॉन रेड, दोनों के दोनों बॉल्स नॉन रेड होने चाहिए। ये E is the drawn non-red balls, okay, successively. Event that balls drawn are non-red, therefore N of E निकल जाएगा। 4 white balls है, यहाँ से तो रेड नहीं निकलेगा। 4 white बॉल में से एक white बॉल निकल गया, बच गए 3 white balls। 3 में से फिर एक निकाला, सक्सेसिवली निकाल रहे। तो ये हमने नॉन रेड बॉल्स निकाले हैं और इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन रेड बॉल की, ये नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 10C1 इंटू 9C1। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 4 इंटू 3 10 इंटू 9, ये 3 से 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 2/15 ये आंसर नहीं है। जो हमको निकालना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेड। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेड, तो नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि दोनों बॉल नॉन रेड थे। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, इस नॉन रेड बॉल की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी वो एटलीस्ट वन ऑफ देम रेड होगी। मतलब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड। देखो दोनों बॉल तो वाइट बॉल निकाल लिए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, या तो एक बॉल रेड होगा एक वाइट होगा, या फिर दोनों बॉल रेड होंगे। करेक्ट है कि नहीं? आई बात समझ में? यही तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा 1 - 2/15 और ये हो जाएगा 13/15। 13/15 इज आवर करेक्ट आंसर। तो देखो इसको नॉन रेड बॉल्स के कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है कि पहले नॉन रेड बॉल्स निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू, टाइम हो गया।